नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए हमारी जीके की सीरीज चल रही है और इसका आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के दो पार्ट में हमने भारतीय संविधान के विकास पर पूरी विस्तार से चर्चा करी, साथ ही हमने संविधान सभा पर भी चर्चा करी और दोनों में हमने लगभग 51 प्रश्नों को कवर किया था। इस वीडियो में भी हम 50 से ज्यादा प्रश्नों को ही कवर करने वाले हैं। बहुत तेजी से कवर करेंगे पर पूरे विस्तार के साथ कवर करेंगे, पूरी चर्चा करते हुए कवर करेंगे। जिसने भी मेरे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को देखिएगा, आपको निश्चित रूप से उससे बहुत फायदा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के क्लिक करके आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, आपसे कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, रोज रोज क्या कहना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 1 जुलाई? तो दोस्तों 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो शेष प्रावधानों को लागू नहीं किया गया और यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को स्वतंत्रता से पूर्व हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। आजादी की लड़ाई में इस दिन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इस दिन की याद बनी रहे इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन तो हमने यादगार बना लिया, लेकिन ये जो दिन था जिस दिन संविधान बनकर के पूरी तरह तैयार हुआ और भारतीयों को ये विश्वास हो गया कि अब भारत के पास अपना स्वयं का संविधान है, बस लागू करने की बात है, जब चाहेंगे जब लागू कर देंगे। तो इस दिन की याद को धूमिल न पड़ने दिया जाए, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसका नाम था विधि दिवस, पर वर्तमान में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी जी के परामर्श पर, सलाह पर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? गणतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, महिलाओं के लिए समान अधिकार, कल्याणकारी राज्य या सीमित मताधिकार? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में गणतंत्र है। भारत में गणतंत्र है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, यह हमें प्रस्तावना से भी पता लगता है। इसका तात्पर्य है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है हमारे देश में? हमारे देश में राष्ट्र के अध्यक्ष को कहा जाता है राष्ट्रपति और राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी ये जो पद है ये वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित होता है। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है। भारत के पास अपना एक संविधान है इसलिए भारत गणतंत्र नहीं है। भारत गणतंत्र इसलिए है क्योंकि उस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति ने, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति ने उस दिन शपथ ली थी और भारत का राष्ट्रपति बने थे पहले 26 जनवरी 1950, इसलिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि संविधान लागू होने से। संविधान का गणतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटेन के पास भी अपना संविधान है, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं है क्योंकि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत है। अभी अभी महारानी का वहां पर निधन हुआ है और उनकी जगह पर नए राजा बने हैं, वो उन्हीं के वंश के हैं, कोई इलेक्शन तो नहीं हुए ना वहां पर।
तो वहां का पद वंशानुगत है। इसका तात्पर्य है कि वहां गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र भारत में है क्योंकि भारत का ये जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष का पद है ये निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पर निर्वाचन तो होता है। जबकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र है लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां सीधे जनता का शासन हो, नियम कायदे कानून सब जनता बनाए, सीधे जनता का शासन। लेकिन भारत में सीधे जनता का शासन नहीं है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। हम संसद में सांसदों को चुनते हैं और वे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे लिए अधिनियम बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं। इसी प्रकार हम राज्य में विधानसभा के मेंबर्स को चुनते हैं और वे हमारे लिए कायदे कानून बनाते हैं। और ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए हम ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं। यानी भारत में तीनों स्तरों पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक मात्र है, पर भारत में हर जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब दो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, जहां जहां भी दो होगा उसे काट दीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। महिलाओं के लिए समान मताधिकार, सभी के लिए समान अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, समानता के मौलिक अधिकार के माध्यम से कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है प्रस्तावना में। सीमित मताधिकार नहीं है भारत में, ऐसा नहीं है जिस 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसने बीए कर रखी है, जिसने एमए कर रखी है उसी को मत दिया जाएगा, जैसे कि ब्रिटिश काल में होता था कि पढ़े लिखे लोग ही मत डाल सकते थे। तो सीमित मताधिकार नहीं है भारत में, बाकी गणतंत्र है, महिलाओं के लिए समान अधिकार है और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। यानी 1, 3 और 4 कथन सत्य हो जाएंगे, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता ही नहीं पाई जाती। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि राज्य की नागरिकता जैसा कोई शब्द नहीं होता। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तब भी आप भारतीय हैं, आपके पास में उत्तर प्रदेश की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आप राजस्थान के नागरिक हैं, आप सिक्किम के नागरिक हैं, आप मिजोरम के नागरिक हैं, नहीं, आप भारत के नागरिक हैं। कुछ समय पूर्व जम्मू कश्मीर के निवासियों के पास जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती थी, वो एक अपवाद था, पर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, वहां राज्य का नागरिकता अलग होती है और राष्ट्र की नागरिकता अलग होती है। जबकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता चलती है और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो भारत में भी दोहरी नागरिकता है, जबकि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण स्पष्ट रूप से किया गया है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के माध्यम से। भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के इंटरप्रिटेशन, निर्वचन का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, देखिए लिस्टिंग आप बनाते चलिएगा, बहुत सारे हैं, प्रश्नों के माध्यम से मैंने सभी को कवर किया है, पर आप एक जगह लिस्ट भी बना के रखिएगा। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो इसमें सबसे पहला हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है। साथ ही हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लोकसभा अध्यक्ष का पद,
लोकसभा के जो अध्यक्ष का पद है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, लोकसभा अध्यक्ष का पद। और इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए ये क्या होते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे जब इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मंत्रिमंडल पढ़ेंगे तो इस सामूहिक उत्तरदायित्व की तब वहां विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो आप याद रखिए कि कौन सा तत्व कहां से लिया गया है। तो ब्रिटेन से ये 6 तत्व लिए गए हैं, आपको याद रखना है, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। प्रकृति बदल दी जाती है, प्रश्नों की भाषा बदल दी जाती है, पर कंसेप्ट यही रहता है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है, एकल नागरिकता ली है, विधि का शासन लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है, लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया है, और सामूहिक उत्तरदायित्व भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? जो भी संविधान संशोधन का तरीका है, जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिस माध्यम से भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, यह प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 बातों को ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 बातों को ग्रहण किया है। एक तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये लिस्टिंग आप एक साथ तैयार करते रहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, साथ ही हमने जो दूसरा तत्व लिया है वो है आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और यह प्रक्रिया हमने जिस देश से ग्रहण करी है वह है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित अवस्था में नहीं है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो हमने जो सर्वाधिक जो तत्व लिए हैं, बहुत से तत्व हमने अपने संविधान के ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन के संविधान से हमने अधिकांश प्रावधान लिए हैं अपने संविधान में। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस ब्रिटेन के संविधान जहां से हमने इतने सारे प्रावधान लिए हैं वह लिखित अवस्था में नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जबकि भारत, अमेरिका और फ्रांस इन सभी का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ संविधान है। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान बेहद कठोर है, बेहद लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। देखिए, यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है, संशोधन करना कठिन होता है संविधान में, तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान। और यदि संशोधन प्रक्रिया आसान हो तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि अमेरिकी संविधान में संशोधन करना कठोर है तो वहां का संविधान कठोर संविधान कहलाता है। वहीं ब्रिटेन के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, अलिखित संविधान है, अधिनियमों के माध्यम से बहुत आसानी से संशोधन हो जाता है, तो वह लचीला संविधान है। जबकि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और कुछ प्रावधानों के लिए आपको विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। अब किसके लिए क्या चाहिए होता है ये जब हम संशोधन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। पर आप याद रखिए कि कुछ में तो संविधान संशोधन करना बहुत आसान है, कुछ में थोड़ा सा कठिन है और कुछ को बहुत कठिन बनाया गया है। इसका मतलब भारतीय संविधान पूरी रूप से कठोर भी नहीं है और लचीला भी नहीं है, यह अंशतः कठोर है और अंशतः ही लचीला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम लिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का तो अलिखित है, भारत का तो अभी भी लिखा गया 50-60 वर्षों पूर्व, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, अविकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है।
देखिए ये कथन तो पूरी तरह गलत हो जाते हैं और मौलिक संविधान भी नहीं है। हमने अपने संविधान में बहुत से तत्वों को ग्रहण किया है दूसरे संविधानों से, तो यह मौलिक संविधान नहीं है। जबकि इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, और वकीलों का स्वर्ग इसे किसने कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। आपसे पूछा जाए किसने कहा है, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ये ब्रिटेन के एक फेमस वकील थे और भारतीय संविधान की कठिन शब्दावली के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान की कठिन शब्दावली, इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में शब्द इतने कठिन हैं कि आसान सामान्य व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आ सकते। इसे समझने के लिए वकीलों के पास जाना पड़ेगा, और वकील क्या लेंगे? फीस लेंगे, पैसा लेंगे। तो यह संविधान वकीलों के लिए क्या हो गया? ये तो स्वर्ग के समान हो गया, उनको धनी करने का रास्ता हो गया। तो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से नहीं ली गई है? पूरी लिस्टिंग हमने ब्रिटेन की तैयार करी, उसमें हमने देखा संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व तो ब्रिटेन से लिया गया है, पर विधि का समान संरक्षण ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया, बल्कि यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी हम संयुक्त राज्य अमेरिका की भी लिस्टिंग तैयार करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन इस प्रश्न में आपको 4 बातें याद रखनी है। देखिए यदि आपसे पूछा जाए विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। यदि आपसे पूछा जाए विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो यह भी लिया गया है ब्रिटेन से। यदि आपसे पूछा जाए विधि का समान संरक्षण, तो यह लिया गया है यूएसए से। और यदि आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया अलग है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग है, विधि का शासन अलग है, और विधि का समान संरक्षण अलग है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण करी है जापान से। आपको ये चारों प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और एग्जाम में इतनी जल्दी होती है कि अक्सर यह प्रश्न हमें याद नहीं आते और गलत हो जाते हैं। तो आपको नहीं गलत करने, आप इन्हें बार बार पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और आपको एक बार में सही उत्तर देना है इनका। तो ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जबकि विधि का समान संरक्षण लिया गया है यूएसए से। इसमें इसको टिक कर लीजिए सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से प्रेरित नहीं है? देखिए भारत में जो संघीय ढांचा है संविधान का, वह कनाडा से लिया गया है। संघीय ढांचा मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की स्थापना। तो जो भी आपको केंद्र राज्यों के बीच संबंध जैसा लगे ना, वो समझ लीजिए कि कनाडा से लिया गया है। थोड़ा सा दिमाग से अगर आप उसे करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि केंद्र राज्य के मध्य संबंध ये हमने कहां से ग्रहण करे हैं? तो ये हमने ग्रहण करे हैं कनाडा से। संघीय ढांचा हमने कनाडा से ग्रहण किया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, यानी 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। केंद्र सूची में दिए हुए विषयों पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य कानून बनाता है। जबकि यदि दोनों ही मतलब समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर दोनों ही राज्य कानून बना सकते हैं, पर यदि कोई विषय इन तीनों ही सूचियों में नहीं दिया गया तो उस सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो उस सूची पर कानून मतलब उस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी जो तीनों सूचियों में नहीं दिए गए उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय, और अवशिष्ट विषयों पर कानून संसद बना सकती है। तो ये भी तो राज्य केंद्र के मध्य संबंध ही दर्शा रहा है ना। तो अवशिष्ट शक्तियां हमने कनाडा से ग्रहण करी है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी कनाडा से ग्रहण करी है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना। राष्ट्रपति द्वारा
सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना, ये जो परामर्शी अधिकार होता है अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है राष्ट्रपति को, यह सलाह मांगना, यह परामर्शी अधिकार भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। यानी केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट विषय, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये सभी कनाडा से लिए हैं। जबकि सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है, यह कथन गलत हो जाएगा। ये कहां से लिया है? ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो ब्रिटेन की आपने सूची बना ली, कनाडा की आपने सूची बना ली, दक्षिण अफ्रीका की आपने सूची बना ली। अन्य की सूची अभी हम तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण है भारत में, और न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। जबकि परिसंघवाद, यानी कि भारत एक संघ है, फेडरल स्ट्रक्चर है भारत में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, देखिए शक्ति तो है, संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन तो कर सकती है, पर यह निर्विवाद नहीं है, यानी कि संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मौलिक ढांचा जो कि केशवानंद भारती केस में दिया गया था, इस पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिए मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती संसद। यदि परिवर्तन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट संशोधनों को रद्द कर सकता है। 99वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो निर्विवाद नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? बात हो रही है संविधान सभा की। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। इसका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। जैसे राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वैसे ही प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। तो वयस्क मताधिकार पर यह आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, यह बात भी गलत हो जाएगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन से यह नहीं बनी थी, अच्छा गलत है, यह कथन हो जाएगा गलत। प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं बनी थी, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ था। यह बहुदलीय निकाय थी, इसमें कई दलों के, अन्य दलों के सदस्य भी थे कांग्रेस के अलावा। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य थे और उस समय में जो भी दल थे उन सभी के सदस्य इसमें थे। इसने विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य किया, नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ समिति, संघीय विकास समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इन सभी समितियों पर हमने चर्चा करी। तो अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्य किया था, यानी ए सी डी सही है, जबकि बी हो जाएगा गलत, और आपसे गलत कथन पूछा है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, और आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? तो देखिए एक बार अमेरिका की आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। अमेरिकी संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, तो आप एक बार पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए। अमेरिकी संविधान क्या क्या लिया गया है? तो शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए चर्चा आगे चल के सभी पर करेंगे, लेकिन यहां चर्चा संभव नहीं है, यहां बस नोट करते चलिए। शक्तियों का पृथक्करण, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। तीसरा हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। चौथा हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उस महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण करी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। साथ ही राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का कमांडर होना, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का कमांडर,
तीनों सेनाओं का कमांडर होना। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कहलाता है। युद्ध के और युद्ध समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो यह नेचर भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। इसके अलावा विधि का समान संरक्षण, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है। विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रखिएगा। प्रस्तावना की शब्दावली, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की शब्दावली हमने अमेरिका से ली है। प्रस्तावना की शब्दावली हमने अमेरिका से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भावना ली है। यहां लिख देता हूं मैं, प्रस्तावना की भावना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। प्रस्तावना की भावना ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जबकि प्रस्तावना की शब्दावली या प्रस्तावना की भाषा हमने अमेरिका से ली है। तो शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का कमांडर होना, विधि का समान संरक्षण और प्रस्तावना की शब्दावली, ये सभी हमने अमेरिका से लिए हैं। जबकि केंद्र राज्य संबंध ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का परामर्शी अधिकार हमने किस देश से लिया है? तो हमने चर्चा करी थी, कनाडा से हमने केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा और साथ ही 143 के तहत राष्ट्रपति का परामर्शी अधिकार, ये सभी हमने कनाडा से लिए हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? हमने पूरी लिस्टिंग अभी अभी तैयार करी अमेरिका की, और वहां हमने देखा कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। निम्न में से कौन असुमेलित है? विधि का शासन कनाडा, सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, समानता और बंधुता फ्रांस, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। समानता बंधुता हमने फ्रांस की क्रांति से ली है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जबकि विधि का शासन कनाडा से नहीं लिया बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। चलिए अगला है, निम्न में से क्या अमेरिकी संविधान से प्रेरित है? शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार, सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है, दार्शनिक हिस्सा करके पूछ लिया है, और भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार। इन्हें राज्य के दार्शनिक, संविधान के दार्शनिक हिस्से कहा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में दिया हुआ है संविधान के, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि भाग 4 में दिए हुए हैं। और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के, और जबकि मौलिक अधिकार हमने यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से हमने संविधान का दार्शनिक हिस्सा लिया है। तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का पद, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का पद हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली है? तो समवर्ती सूची की प्रेरणा हमने किस देश से ली है? तो हमने ली है ये ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? तो एक तो हो जाएगा समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं,
जो विभाजन है शक्तियों का वो तो हमने अमेरिका से कनाडा से ग्रहण करा है, पर समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण करी है। साथ ही प्रस्तावना की भावना या आपसे पूछा जाए दर्शन, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक, ये इंपॉर्टेंट है, सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहां से ली है, तो यह भी हमने ग्रहण करी है ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से। तो ये तीन चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भावना और सदनों की संयुक्त बैठक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान सभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह प्रावधान आयरलैंड से लिया है। समवर्ती नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया है, यह सभी को रटा हुआ है और कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आयरलैंड से हमने केवल नीति निदेशक तत्व नहीं लिए हैं, बल्कि आयरलैंड से और भी कुछ लिया है। तो नीति निदेशक तत्व तो आप लिख ही लीजिए, नीति निदेशक तत्व। साथ ही हमने राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये हमने कहां से लिया है, तो यह भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये भी हमने आयरलैंड से गठित किया है। जो एकल हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो यह प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ग्रहण करी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। इसे अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए यहां पर क्या पढ़ा था, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड से। किंतु यदि बात करें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, है ना कंफ्यूजन, एग्जाम में याद ही नहीं आएगा मनोनयन कहां है और चुनाव कहां है, एक जैसा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है और साथ ही हमने राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करे हैं। जबकि आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया ग्रहण करी है। तो ये तीनों चीजें कितना कंफ्यूजन करेंगी। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किया, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन, ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये हमने कहां से ग्रहण करा है, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करा है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, इन्हें एक साथ नोट कीजिएगा, एक ही जगह पे नोट कीजिएगा। एक जगह पे नोट करने से हमें याद रहता है कि किसका प्रश्न का क्या उत्तर है। जब भी जिन भी चीजों में हमें कंफ्यूजन रहता है ना, उन्हें एक जगह नोट कर लेना चाहिए, ताकि एक पढ़े तो दूसरा अपने आप पढ़ने में आए। तो चलिए दोस्तों, लगभग 25 प्रश्नों पर हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। मैं अपना काम निरंतर कर रहा हूं, क्या आप कर रहे हैं? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। मुझे कैसे पता लगेगा आपको सेशन पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे मेहनत करनी चाहिए और या नहीं, ये मुझे आपके वीडियोस लाइक से पता लगेगा, आपके कमेंट से पता लगेगा, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से पता लगेगा। तो प्लीज यदि आपको कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और यदि सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं खुद टाइप करके लाता हूं, पूरी रात आपके साथ टाइप करता हूं, सुबह वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, फिर एडिट करता हूं, फिर आपको जो है मैं आपके सामने, क्योंकि आवाज में कहीं और रिकॉर्ड कर रहा होता हूं, प्रश्नों को कहीं और रिकॉर्ड कर रहा होता हूं, तो इन्हें मर्ज करना पड़ता है, फिर मैं आपके सामने आपको ये वीडियो डिलीवर करता हूं। तो बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे दोस्तों। तो आप भी प्लीज यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए विधि का शासन लिया है ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है जापान से, और विधि का समान संरक्षण लिया है अमेरिका से। कई बार चर्चा करी है हमने इस वीडियो में।
चलिए अगला है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपात प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध लिए हैं। और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन दक्षिण अफ्रीका से लिया है, यह कथन गलत हो जाएगा, ये भी हमने जर्मनी से लिए हैं। यानी जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो आपातकाल के प्रावधान हैं, ये किस राष्ट्र से लिए हैं? तो ये लिए हैं जर्मनी से। और आपातकाल लगने पर जो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, यह प्रावधान भी हमने जर्मनी से लिया है। यानी उपयुक्त दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से नहीं ली गई है? नहीं ली गई है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं जरूर पढ़िएगा एग्जाम में, वरना गड़बड़ हो जाती है। तो नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था, राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ये हमने कहां से ली है? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ये हमने ली है आयरलैंड से। यानी आयरलैंड से तीनों लिए हैं, जबकि डी नहीं लिया। चलिए अगला है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस राष्ट्र से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है पूर्व सोवियत संघ से। यानी रूस भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन में आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य ये भी हमने सोवियत संघ से ही लिए हैं। और सोवियत संघ से इसके अलावा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह दर्शन जो है ये भी हमने सोवियत संघ से ही लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत निम्न में से किससे प्रेरित है? तो यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत फ्रांस की क्रांति के समय दिया गया था। तो यह सिद्धांत कहां से प्रेरित हो जाएगा? यह प्रेरित हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। निम्न में से संविधान का कौन सा तत्व पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। साथ ही प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी सोवियत संघ से लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया है? अब देखिए, यह प्रश्न यूपीपीसीएस में आया था, इस वजह से ये यहां डाला गया है। यूपीपीसीएस 2014 या 15 में यह प्रश्न आया था। अब यह प्रश्न का उत्तर लोग कनाडा ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि संघ की संकल्पना कनाडा से ली गई है, जबकि ऑप्शन में कहीं कनाडा दिया ही नहीं था। कनाडा का पुराना नाम था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर हमने चर्चा करी कि समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भावना, सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी हमने कहां से ली है? ये सभी हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने कहां से ली है? ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, निर्वाचन की प्रक्रिया, यह भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ये हमने ली है आयरलैंड से। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका और मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये हमने कनाडा से लिया है, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया से हमने केवल समवर्ती सूची ली है। चलिए अगला है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां हमने कनाडा से ग्रहण करी हैं।
हमने इंग्लैंड की लिस्ट बना ली, यूएसए की लिस्ट बना ली, कनाडा की बना ली, ऑस्ट्रेलिया की बना ली, सोवियत संघ की बना ली, आयरलैंड की बना ली, जर्मनी की हो गई, दक्षिण अफ्रीका की हो गई और जापान से हमने केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है तो जापान की भी हो गई। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है तो सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। हालांकि उसके ये प्रश्न कम आते हैं कि हमने ये कहा उसमें से क्या प्रावधान लिए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रावधान हमने कहां से लिए हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान के बारे में असत्य पहचानिए। 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 395 अनुच्छेद थे जो संविधान अपनाया गया था उसमें, और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि हमने कभी नंबर नहीं बदले हैं। आज भी 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग थे, बिल्कुल सही बात है, 22 भाग जब भी थे और वर्तमान में भी 22 भाग हैं, जबकि 12 अनुसूचियां नहीं थी। वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। अगली वीडियो में हम अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। तो 8 अनुसूचियां थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। तो यह प्रश्न, यह ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, निम्न में से किसे आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? मनु, इसे भारत का पहला विधि स्कॉलर कहा जाता है, विधि का जनक भारत में मनु को कहा जाता है। तो आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 60 संविधानों के जानकार थे ये विश्व के, और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, तो इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। जैसे हिंदू धर्म की पहेलियां, इनकी पुस्तक का नाम है। पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान के निर्माण होने से पहले पाकिस्तान के बारे में विचार इन्होंने अपने इस नाम से पुस्तक लिख दी थी। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, गांधी ने दलितों के लिए क्या किया, और इनकी एक पुस्तक है हु आर शूद्रास। तो ये सभी पुस्तकें हैं, चर्चा करेंगे अभी हम जब भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक मनु की संज्ञा भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में संघ राज्य पद्धति है, और कौन सी संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, संसद के पास हैं, यह भी लिखा हुआ है संविधान के अंदर ही। तो संघबद्ध होने वाली इकाइयां राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल समान प्रतिनिधित्व है। राज्यों को राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारत में राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के साथ में एग्रीमेंट किए थे राज्य में शामिल होने के लिए, ठीक है, लेकिन इसे समझौते का परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि समझौता कभी भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन भारत में किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में कोई राज्य शामिल हो सकता है, लेकिन कोई राज्य स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता। कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, यह अधिकार किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, संसद भी नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय भी भारत के किसी हिस्से को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकती। संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है, यह कथन गलत हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतंत्र है। भारत अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि उसके लिए शासन करते हैं, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पर भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत का अपना संविधान है। लेकिन भारत का संविधान है इसलिए भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। भाई जिन राज्यों में राजतंत्र है, संविधान तो वहां का भी होता है।
राजतंत्र जहां होता है संविधान वहां भी होता है, उन राष्ट्रों के पास भी संविधान होता है। तो संविधान होने से लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष को चुनते हैं, इसलिए हम गणतंत्र हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। चलिए अगला हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, सक्षम है, पूर्ण रूप से यह कथन सही है। इसे गृहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि बहुत से प्रावधान इसमें दूसरे देशों से लिए गए हैं, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से और जर्मनी से, सभी पर हमने चर्चा करी ना, तो इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्रावधान इन राष्ट्रों से नहीं लिए गए होते तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, ऐसा तो नहीं है। हम मौलिक संविधान भी बना सकते थे, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वो 389 सदस्य ऐसा संविधान बनाने में भी सक्षम थे। तो ग्रहण किया गया है इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह भी व्याख्या नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, इसीलिए तो इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं ना, संविधान दिवस। पहला प्रश्न हमारा यही था कि 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस। संविधान को निम्नलिखित उपबंधों में से किसको तुरंत लागू किया गया? 16 उपबंध तुरंत लागू किए गए थे, जिसमें से 5 नागरिकता से संबंधित थे। 5, 6, 7, 8, 9 को लागू किया गया था, 60 को लागू किया गया था, 324 को लागू किया गया था। यानी 324 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन संबंधी उपबंधों से। इसके अलावा 366, 67, 79, 380 को लागू किया गया था और 379 यह आपका अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध है, यानी सभी को लागू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसको हटा लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी विशेषता भारत के अलावा अन्य किस देश की विशेषता है? मौलिक अधिकारों को पढ़ते समय हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो आप याद रखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन केवल 2 ही राष्ट्रों में है विश्व के, एक हो जाता है भारत और एक हो जाता है यूएसए। तो यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो यह प्रावधान हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न है, नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान स्वरूप में एकात्मक है किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं, हमने चर्चा करी। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है यानी कि अनम्य है, और अंशतः लचीला है यानी कि नम्य है। तो ये कथन तो सही हो गया। लेकिन भारतीय संविधान स्वरूप में एकात्मक नहीं है, बल्कि स्वरूप में तो यह संघात्मक है। हम कहते हैं ना कि भारतीय संविधान कैसा है? तो संघात्मक है, किंतु भावना में एकात्मक है, क्योंकि संघात्मक ढांचे में राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं केंद्र से, जैसे कि अमेरिका में। लेकिन भारत में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, यानी भावना में यह एकात्मक है। केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं और इमरजेंसी में तो केंद्र पूर्ण रूप से शक्ति में आ जाता है। जब आपातकाल लगा करके राज्य के अधिकार छीन लिए जाते हैं तो यह भावना में कैसा है? एकात्मक है, जबकि स्वरूप में संघात्मक है। यहां उल्टा कह रहा है तो यह कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि आपको सही नहीं है बताना था। ये सही नहीं है जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि सही है पूछा जाता तो प्रश्न का उत्तर हो जाता ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षण है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है, शक्तियों के पृथक्करण को मान्यता देता है, कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। देखिए ये तीनों कथन सही है, किंतु राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षण नहीं है, बल्कि कौन है भारतीय संविधान का संरक्षण? सुप्रीम कोर्ट। तो यह कथन गलत हो जाएगा, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि?
संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। संविधान ही बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन सी शक्तियां प्रदान की जाएंगी, यही कथन सही है। क्योंकि संसद को संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है, संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। यदि उसे कुछ और करना है तो उसे पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में वो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसे चलना संविधान के अनुसार ही पड़ता है। भारत में सर्वोच्च संविधान ही है, यानी संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। क्यों? कथन हो जाएगा सी, ना कि उपरोक्त सभी, ये मत कर देना। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता थे? किसने संविधान सभा में पहला भाषण दिया? सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे बल्कि सलाहकार थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और पहला भाषण जो दिया था वो किसने दिया था? प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी। इन्हीं की पत्नी है सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो जेबी कृपलानी संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा गठित प्रथम समिति निम्न में से कौन सी थी? कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया था, लेकिन जो पहली समिति थी वह थी नियम समिति, और इस नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 16 सदस्य थे, 1 + 15। एक तो अध्यक्ष हो गया और 15 अन्य सदस्य हो गए। और इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य आपसे पूछा जाता है। एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। 15 महिला सदस्य थी कुल, जिसमें से मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि एनी मसेकर एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी, जबकि नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, बीएन राव के द्वारा भारत के संविधान के अलावा अन्य किस देश का संविधान तैयार किया गया? देखिए, ये संविधान नहीं कह सकते, संविधान का प्रारूप कह सकते हैं। प्रारूप तैयार किया था इन्होंने, जिस पर संविधान सभा ने चर्चा करी और संविधान सभा के द्वारा संविधान तैयार किया गया। तो भारत के अलावा इन्होंने, ध्यान रखिएगा, म्यांमार के संविधान का भी प्रारूप तैयार किया है। बांग्लादेश नहीं कर दीजिएगा, नहीं पाकिस्तान, उत्तर हो जाएगा म्यांमार। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस दिन संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, और अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1900, यहां पर तिथि गलत है दोस्तों, यहां लिखिए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब कौन कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा 60, 324, 366 और 367। फिर आप लिख लीजिए 379 और 380। इसके अलावा 388, 391 और 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। हालांकि आपको अनुच्छेद एज इट इज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर आप याद रखिएगा 16। कुछ किताबों में आपको 15 मिल जाएगा, लेकिन ये कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि 394 में, अनुच्छेद 394 में इन सभी अनुच्छेदों का वर्णन है। इन सभी अनुच्छेदों का वर्णन है, और इस 394 में ही लिखा था कि ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। लेकिन जब तक इस 394 को लागू नहीं करोगे, तब तक ये कैसे लागू हो जाएंगे? तो इन 15 के साथ में ये 394 भी लागू हुआ था, यानी कि शेष 16 अनुच्छेद कुल लागू हुए थे। 15 मत कीजिएगा, हालांकि ऑप्शन में 16 ना हो तब 15 कर दीजिएगा, पर दोनों दिए हुए हो तो आपको 16 ही करना है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए? तो
संविधान सभा के 284 सदस्यों ने मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के कुल मेंबर 389 थे, पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो कितने थे? तो वो थे 284। कुछ सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, कुछ मर गए थे, कुछ की मतलब निधन हो गया था, कुछ ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस तरीके से सदस्य कम हो गए थे। तो 284 सदस्यों ने जो है फाइनली हस्ताक्षर किए थे। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? प्रथम हस्ताक्षर, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। आपसे पूछे अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? तो अंतिम हस्ताक्षर किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? तो अंतिम हस्ताक्षर किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। यानी प्रथम प्रधानमंत्री ने पहले हस्ताक्षर किए और प्रथम राष्ट्रपति जी ने अंतिम हस्ताक्षर किए। कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 लोगों ने। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, एक थी हिंदी की, एक थी इंग्लिश की और एक थी चित्रित प्रतिलिपि जिसमें चित्र बनाए गए थे। तो 3 प्रतियों पर कुल हस्ताक्षर हुए थे। निम्न में किसके द्वारा संविधान के लेखन का कार्य किया गया था? नंदलाल बोस, इन्होंने डिजाइन तैयार की थी, जबकि लेखन का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न जिन पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी है। 1 घंटे में लगभग 51 प्रश्नों पर चर्चा करी है, पर किसी भी प्रकार का संक्षेपण नहीं किया है। पूरी लिस्टिंग आपको प्रॉपरली तैयार कराई है, हाथों से लिखकर तैयार कराई है और पूरे डिटेल से आपको बताया है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।